हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज जो है आपके बीपीएससी टीआरई पीवाईक्यू के पार्ट फिफ्थ को कराने वाला हूं। तो आज जो है हमारा पार्ट फिफ्थ होने वाला है। इससे पहले हम लोग 4 पार्ट अपना कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो है पार्ट फिफ्थ होगा, जो कि आपके बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 एंड री एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग आज देख लेते हैं अपने प्रश्नों को एक एक करके डिटेल डिस्कशन के साथ। एंड हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनता है, मजबूत केंद्र के साथ, ये क्वेश्चन है हमारा, मजबूत केंद्र के साथ संघ प्रणाली का विचार कहां से लिया गया। तो देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मजबूत केंद्र के साथ संघ प्रणाली का विचार कहां से लिया गया, मतलब कहां के संविधान से लिया गया है इसका विचार। तो ये याद रख लीजिएगा, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। आपके पॉलिटी में अगर प्रश्न पूछेगा तो एक क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को जरूर मिलता है। तो मजबूत केंद्र के साथ संघ प्रणाली का विचार, भाई केंद्र की बात करी गई है तो हमेशा आंसर इसमें कनाडा जाएगा। मजबूत केंद्र के साथ संघ प्रणाली का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है। और भी मैं आपको सोर्स बता देता हूँ, संविधान के सोर्स बता देता हूँ कि भारत के संविधान में जो है कहाँ कहाँ से क्या चीज लिया गया है, मैं सभी आपको सोर्स सभी बता दूंगा। जैसे अमेरिका से पूछ ले तो अमेरिका से आप लोग याद रख लीजिए कि जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति होते हैं और उपराष्ट्रपति होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, इनका क्या लिया गया है, तो इनका पद लिया गया है। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का पद लिया गया है अमेरिका के संविधान से। इन लोगों पर जो महाभियोग इम्पीचमेंट प्रोसेस लगाया जाता है, भाई महाभियोग, वो भी लिया गया है अमेरिका से। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है इम्पीचमेंट, वो भी लिया गया है अमेरिका से। मौलिक अधिकार याद रख लीजिएगा कि फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार है वो भी अमेरिका से। न्यायिक पूर्वावलोकन वो भी भाई अमेरिका से लिया गया। तो अमेरिका से रिलेटेड जितने भी हैं सभी मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है। एक पूछा जाएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको हटाने की विधि, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट के जज को हटाने की विधि जो है, तरीका जो है, वो भी लिया गया है आपके अमेरिका से। नेक्स्ट याद रख लीजिएगा, प्रस्तावना का विचार किसका, तो प्रस्तावना का विचार भी लिया गया है अमेरिका के संविधान से। तो ये सभी आपके अमेरिका से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको याद कर लेना, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यहाँ से टकराएगा आपके एग्जाम में किसी और इस बात को, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है भाई, तो ऑस्ट्रेलिया से याद आपको रख लेना है कि ऑस्ट्रेलिया से जो है, पहली बात तो प्रस्तावना की भाषा, तो प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और से नेक्स्ट याद रख लीजिएगा, जो समवर्ती सूची है, तो समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ले रखा गया है। ओके, यहाँ पर मैं आपको और भी कुछ पॉइंट्स अभी डिस्कस कर देता हूँ। अगर पूछा जाए कि आपके रूस से क्या लिया गया है, तो रूस से याद रख लेना भाई कि मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं, मौलिक कर्तव्य होते हैं, वो आपके जो है रूस से लिया गया है। अगर पूछा जाए कि दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका से याद रख लेना है संविधान संशोधन। जो संविधान संशोधन है भाई, संविधान संशोधन, वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन। जर्मनी से क्या लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया है आपातकाल इमरजेंसी, ठीक है। तो जर्मनी से क्या लिया गया है, तो आपातकाल इमरजेंसी लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया है भाई, तो आयरलैंड से याद रख लेना है डीपीएसपी लिया गया है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, आयरलैंड से लिया गया है। अगर ब्रिटेन की बात करी जाए तो ब्रिटेन से क्या ले रखा है भारतीय संविधान ने, तो याद रख लेना संसदीय प्रणाली ले रखा है, संसदीय प्रणाली ले रखा है ब्रिटेन से, संसदीय प्रणाली। राष्ट्रपति की शक्ति ले रखा है, संसद में 2 सदन ले रखा है, संसद में 2 सदन ले रखा है। उसके बाद भाई एकल नागरिकता ले रखा है, एकल नागरिकता। ये सभी किससे हैं, तो ब्रिटेन से हैं, आपको ध्यान में रख लेना है। और इससे भाई इंपॉर्टेंट जितने भी प्रश्न बन सकते हैं मैंने आपको करा दिया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाना है। अगर सोर्स से प्रश्न देगा तो यहीं से प्रश्न देगा, इससे भी बाहर एक भी नहीं जाएगा, ये मैं आपको कंफर्म 100% भरोसा के साथ कह देता हूँ अभी, ठीक है। एक याद रख लेना और कि फ्रांस, तो फ्रांस से एक प्रश्न देखने को मिल जाता है, फ्रांस से क्या लिया गया है, तो समता और बंधुत्व शब्द लिया गया है, समता और बंधुत्व लिया गया है। कहाँ से, तो समता और बंधुत्व या बंधुता, ये पूछ ले बंधुता, तो फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। तो बस इतने ही इंपॉर्टेंट बनते हैं।
जो डिस्कस मैंने आपके साथ कर लिए हैं। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना जिला। तो देखो यहाँ पटना जिला, स्पेसिफिक पटना जिला के बारे में पूछ रखा है इन्होंने। पटना जिला में कितना विधानसभा है, तो भाई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब पटना जिला में कितने एमएलए हैं आपके, सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछा है इन्होंने। तो देखो पटना जिला में एमएलए की संख्या 14 नहीं है भाई। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पटना जिला में टोटल 14 है। 14 विधानसभा क्षेत्र है, मतलब 14 एमएलए होंगे पटना जिला में। अगर लोकसभा पूछ ले कि लोकसभा में कितना हो जाएगा पटना जिला में, तो लोकसभा 2 हो जाएंगे, मतलब कि 2 आपके एमपी हो जाएंगे पटना जिला में। पटना जिला में कितने एमपी? 2 एमपी। एमएलए कितने? तो 14। अगर पूछा जाए कि पटना जिला में गंगा नदी कितने किलोमीटर से बहती है, गंगा नदी, तो गंगा याद रख लीजिएगा पटना नदी में 99 किलोमीटर सबसे ज्यादा। और सेकेंड जो लंबी बहती है वो भागलपुर में बहती है, और भागलपुर में 97 किलोमीटर, कितना, तो 97 किलोमीटर, ठीक है। तो गंगा नदी पटना में सबसे ज्यादा 99 किलोमीटर बहती है, और भागलपुर में भाई 97 किलोमीटर बहती है गंगा नदी। पटना जिला से ये भी पॉइंट याद रख लीजिएगा। पटना जिला में जो पॉपुलेशन है वो सबसे हाई है। पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन सबसे हाई है। अगर पूछ ले आपसे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ का है, तो पटना जिला का है। पटना जिला में अगर पूछा जाए तो भाई दूध सबसे ज्यादा, दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, दूध सबसे ज्यादा, दाल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, दूध दाल। और एक याद रख लेना, आलू, आलू का भी उत्पादन पटना जिला में सबसे ज्यादा। तो दूध दाल और आलू पटना जिला में सबसे ज्यादा मिलता है, ये भी जरूर ध्यान में आपको रख लेना है, पटना से रिलेटेड बात। गोलघर भी आपका कहाँ पर देखने को मिलता है, तो गोलघर भी आपके पटना जिला में देखने को मिलता है, गोलघर, जिसका कि आपका कब बना था, ये तो 1786, और मंथ पूछा जाए तो जुलाई 1786 में गोलघर बनाया था। और ये कब बना था, तो जुलाई 1786 मंथ के साथ आपको याद रख लेना है, जुलाई 1786 में गोलघर का स्थापना पटना में हुआ है, ठीक है। इसको किसने बनाया था, तो भाई देखो एक गास्ट्रिन करके थे, मतलब ये देखो पूरा नाम अभी मुझे भी नहीं आ रहा है याद, गास्ट्रिन करके कुछ थे ऐसे ही, गास्ट्रिन ये थे गोल घर को बनाने वाले। तो अभी पूरा नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन गास्ट्रिन करके ही कुछ थे। एक बार आप लोग भी चेकआउट जरूर कर लेना, और ऐसे मैंने इसका करा रखा है कि किसने बनवाया था। अभी मुझे याद नहीं आ रहा स्पेसिफिक कि वो पर्सन का क्या नाम था। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न में, राष्ट्रीय जनता दल। तो वही देखो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की स्थापना कब हुई, इंपॉर्टेंट है यहाँ से एक प्रश्न। तो भाई हर बार मैं जब भी कराता हूँ तो कह ही देता हूँ कि यहाँ से एक प्रश्न कंफर्म आएगा, 100% आएगा। तो जेडीयू पार्टी की स्थापना, राष्ट्रीय जनता दल मतलब कि आरजेडी की स्थापना पूछ रखा है इन्होंने। आरजेडी पार्टी की स्थापना, जो कि ये लालू भाई साहब, लालू यादव की पार्टी है, लालू यादव की ये जो पार्टी है आरजेडी। और अभी फिलहाल में तेजस्वी यादव भी भाई इसे लीड ही कर रहे हैं, देख रहे हो अभी। तो आरजेडी पार्टी की स्थापना किसने करी है, तो ये पूछ रखा है। तो देखो ये 2003 में, तो भाई 2003 में तो जेडीयू पार्टी की स्थापना हुई थी, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार वाली पार्टी। और ये कब हुआ था, तो अगर पूछ ले जेडीयू पार्टी, तो मंथ अगर पूछ ले तो 30 अक्टूबर 2003 में, ठीक है। तो 30 अक्टूबर मंथ याद रख लीजिएगा, अक्टूबर 2003 में। 1980 में तो भाई ये याद रख लेना है, बीजेपी पार्टी की स्थापना हुई है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, ये सभी। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने इसे बनाया था, अटल बिहारी और लाल कृष्ण आडवाणी ने इस पार्टी की स्थापना करी है। और ये अगर मंथ पूछ ले आपसे तो अप्रैल 1980, 6 अप्रैल 1980 में जो है ये बीजेपी पार्टी की स्थापना हुई है। तो मंथ याद रख लेना है, डेट आपको एग्जैक्ट याद नहीं रखना है, क्योंकि डेट तो नहीं देगा बट मंथ पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो अप्रैल 1980 में जो है भारतीय जनता पार्टी। और 1997 अगर पूछा जाए तो 1997 में याद रख लेना है आरजेडी। और आरजेडी का कब, तो 1997 में भी है 5 जुलाई 1997। तो 5 जुलाई भाई, आज 1 जुलाई हो गया, 4 दिन के बाद आरजेडी पार्टी की जो है वो स्थापना दिवस भी, और स्थापना दिवस जो है पटना में अच्छे ढंग से मनाया भी जाएगा, जैसा कि हर साल हम लोग देखते भी आते हैं। तो आरजेडी पार्टी की स्थापना 5 जुलाई को है, इस बात को ध्यान में रख लेना है, 1997 में है। कुछ पार्टी और है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, जैसे कि कांग्रेस अगर पूछ ले तो 28 दिसंबर 1885, ठीक है। इस समय वायसराय कौन थे, तो कांग्रेस के गठन के समय वायसराय तो भाई डफरिन थे। अगर एलजेपी पार्टी पूछे, लोक जनशक्ति पार्टी, तो इसका स्थापना नवंबर 2000 में, नवंबर 2000 में। और इसकी पार्टी का जो लीड कर रहे थे वो कौन थे भाई, इसकी स्थापना जो है रामविलास पासवान ने कर रखा है, रामविलास पासवान ने जो है एलजेपी पार्टी। बट अभी रिसेंट टाइम पर इस
इससे लीड जो है चिराग पासवान कर रहे हैं। रिसेंट टाइम पर लीड अगर पूछ ले तो चिराग पासवान कर रहे हैं, रामविलास पासवान के डेथ के बाद से। ठीक है, नवंबर 2000 की पार्टी है ये वाली, और इसे अभी जो है चिराग पासवान जो आपकी कैबिनेट में मिनिस्टर में है अभी भाई, याद रख लीजिएगा। हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, तो ये जीतन राम मांझी की पार्टी है और ये मई 2015 में बनाया गया था, मई 2015। और जीतन राम मांझी जो एक बार सीएम भी रह चुके हैं बिहार के। सीपीआई याद रख लीजिएगा, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, तो भाई इसकी स्थापना दिसंबर 1925 में हो रखी है, दिसंबर 1925। सीपीआई, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, भाई बहुजन समाज पार्टी, इसका स्थापना अप्रैल 1984 में हुआ है, अप्रैल 1984 में हुआ है, जो कि मायावती इससे जुड़ी हुई है। अप्रैल 1984, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी। तो जितने भी पार्टी से रिलेटेड था इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया। शायद ही अब इससे बाहर कुछ भी मिले, पार्टी से आएगा तो इन्हीं सबसे आएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, खीर भवानी मेला कहाँ मनाया जाता है। तो भाई खीर भवानी मेला के बारे में पूछा है, तो खीर भवानी मेला, इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ये प्रश्न दे देगा इससे भी। तो खीर भवानी मेला याद रख लेना है उड़ीसा में, उड़ीसा में नहीं भाई, उड़ीसा में तो आपका एक उत्कल महोत्सव मनाया जाता है, उत्कल महोत्सव। एक मनाया जाता है रथ महोत्सव और एक मनाया जाता है बाली महोत्सव। उत्कल महोत्सव, रथ महोत्सव, बाली महोत्सव उड़ीसा में। एमपी में याद रख लीजिएगा, एमपी में आपका मनाया जाता है मांडू महोत्सव और एक मनाया जाता है खजुराहो महोत्सव, मांडू खजुराहो। और एक मनाया जाता है तानसेन महोत्सव, तानसेन महोत्सव। तो एमपी में मांडू खजुराहो और तानसेन तानसेन महोत्सव। मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में भाई, ये जम्मू कश्मीर में आपका खीर भवानी मेला मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। ये प्रश्न पूछ लेगा, ये जो है करेंट अफेयर्स टाइप में देता है, जो पर्व वाला जो फेस्टिवल वाला देता है ना, वो करेंट अफेयर्स टाइप में देगा। तो जब आपका एग्जाम होगा उससे 6 मंथ पहले जो भी अगर फेस्टिवल ट्रेंड में रहेगा तो वो आपसे पूछ लेगा कि खीर भवानी मेला अगर रहेगा तो पूछ लेगा खीर भवानी मेला कहाँ का है। अगर हैरात पर्व रहेगा तो हैरात पर्व के बारे में पूछ लेगा, तवी महोत्सव के बारे में पूछ सकता है, पुष्कर मेला के बारे में पूछ सकता है, गुड़ी पड़वा के बारे में पूछ सकता है, लावनी के बारे में पूछ सकता है, पर्पल फेस्टिवल के बारे में पूछ सकता है। तो उस टाइम पर जो भाई ट्रेंड में चलेगा उसके बारे में पूछ देगा आपसे, तो ये करंट अफेयर्स टाइप में दे देता है। तो फिर भी मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस कर लेता हूँ अभी प्रश्न, क्योंकि अगर करंट अफेयर्स टाइप में दे, ये टाइप में दे, कैसे भी दे, आंसर तो चेंज होना नहीं है, आंसर सेम ही रहेगा। तो अगर आपसे जम्मू कश्मीर में और भी याद रख लेना, खीर भवानी के साथ साथ हैरात पर्व भी मनाया जाता है, हैरात पर्व। इसके साथ साथ में तवी महोत्सव भी मनाया जाता है, हैरात पर्व, तवी महोत्सव, जम्मू कश्मीर में। और राजस्थान से याद रख लेना, राजस्थान में जो है पुष्कर मेला मनाया जाता है, पुष्कर मेला मनाया जाता है, पुष्कर मेला। उसके बाद एक याद रख लेना भाई, सौ ड्रम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो मेघालय में। मेघालय में क्या, तो मेघालय में सौ ड्रम फेस्टिवल मनाया जाता है, सौ ड्रम फेस्टिवल। तो मेघालय में शॉर्ट ड्रम फेस्टिवल मनाया जाता है। और इसके बाद याद रख लेना है गुजरात में क्या मनाया जाता है, तो गुजरात में गरबा महोत्सव मनाया जाता है, गुजरात में गरबा मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र में भाई याद रख लेना कि गुड़ी पड़वा मनाया जाता है, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा। और एक मनाया जाता है लावनी, गुड़ी पड़वा और लावनी महोत्सव कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में। गोवा में मनाया जाता है पर्पल फेस्टिवल और सिग्मो फेस्टिवल, पर्पल और सिग्मो फेस्टिवल मनाया जाता है, पर्पल और शिग्मो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक याद रख लेना, एक होता है हिमाचल प्रदेश में फ्लाइंग महोत्सव, क्या मनाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में फ्लाइंग महोत्सव मनाया जाता है, ये भी याद रख लेना है, फ्लाइंग महोत्सव हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में भाई एक याद रख लेना, फूलदेई महोत्सव, फूलदेई महोत्सव, फूलदेई महोत्सव कहाँ पर, तो उत्तराखंड में। लद्दाख से याद रख लेना, लद्दाख में एक लोसार महोत्सव मनाया जाता है, लद्दाख में लोसार, लोसार महोत्सव। और उसके बाद एक याद रख लेना है सिक्किम, सिक्किम में लोसांग महोत्सव, सिक्किम में लोसांग, सिक्किम में लोसांग और लद्दाख में लोसार, लद्दाख में लोसार, ध्यान में याद रख लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, लद्दाख में लोसार महोत्सव और सिक्किम में लोसांग महोत्सव। ठीक है, बिहार से पूछ ले तो भाई बिहार में याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मलमास मेला, बिहार में मलमास मेला, मेला जो कि आपका ये राजगीर में मनाया जाता है। स्पेसिफिक जगह भी पूछ लेगा आपसे तो याद रख लीजिएगा, मलमास मेला जो है बिहार में मनाया जाता है, राजगीर में मनाया जाता है। थावे महोत्सव, जो थावे महोत्सव है भाई, ये आपके बिहार में, बट ये कहाँ पर, तो गोपालगंज में मनाया जाता है। स्पेसिफिक लोकेशन भी याद रख लेना है, थावे गोपालगंज में। बिहुला, बिहुला, बिहुला महोत्सव भी आपके बिहार में, बट ये भागलपुर में मनाया जाता है आपका। फिर एक याद रख लेना है, जो बिहार में ही याद रख लेना है, पितृपक्ष मेला, पितृपक्ष कैसे लिख दूं यार, पितृ पक्ष मेला। तो पितृपक्ष मेला जो है ये आपके
गया में। देखो पिंड दान किया जाता है गया में, तो इस तरह से याद रख लेना कि पितृपक्ष मेला जो है वो गया में, पिंड जहाँ दान किया जाता है वहाँ पितृपक्ष मेला मनाया जाता है, तो पितृपक्ष मेला गया में। एक होता है आम महोत्सव, आम महोत्सव, आम महोत्सव। तो आम महोत्सव कहाँ पर, तो आम महोत्सव याद रख लेना है आपको, आम महोत्सव ये पटना में मनाया जाता है, आम महोत्सव। तो देखो बिहार से भी जितने रिलेटेड इंपॉर्टेंट थे आपको मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो बिहार आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिहार का एग्जाम है, रिलेटेड एग्जाम है, बीपीएससी 71, बीपीएससी टीआरई, तो इंपॉर्टेंट है वहाँ के लिए। एक याद रख लेना भाई छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में याद रख लेना छेर छेरा महोत्सव मनाया जाता है, छेर छेरा। झारखंड में याद रख लेना, झारखंड में सरहुल पर्व मनाया जाता है, सरहुल पर्व मनाया जाता है झारखंड में। और एक मनाया नागालैंड याद रख लेना, नागालैंड जहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, हॉर्न बिल फेस्टिवल मनाया जाता है, ध्यान में रख लेना है आपको। चलिए फिर नेक्स्ट। तो देखो भाई अब यहाँ पर क्वेश्चन है द्रव स्थिति में रहने वाली धातु। तो देखो द्रव स्थिति में रहने वाली धातु, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। द्रव स्थिति में रहने वाली धातु ब्रोमीन नहीं है। अगर अधातु पूछ लेता द्रव स्थिति में रहने वाली तो ब्रोमीन हो जाता, अधातु, नन मेटल। धातु पूछ रखा है तो धातु याद रख लीजिए मरकरी है। द्रव स्थिति में रहने वाली धातु कौन सी है, तो मरकरी है यहाँ पर। अगर चाकू से कटने वाली धातु पूछ ले तो सोडियम याद रख लीजिएगा, चाकू से कटने वाली, चाकू से कटने वाली धातु, कटने वाली धातु। तो चाकू से कटने वाली धातु कौन सा है, सोडियम। सोडियम के साथ साथ याद रख लीजिएगा पोटाशियम, पोटाशियम। तो सोडियम और पोटासियम जो है चाकू से कटने वाली धातु है, ठीक है, सोडियम और पोटासियम चाकू से कटने वाली धातु है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो सबसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है, गुड कंडक्टर पूछ ले आपसे कि सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, तो पहला याद रख लीजिएगा सुचालक में चांदी है और दूसरे नंबर पर तांबा है। तो तांबा और चांदी, चांदी फर्स्ट नंबर पे और तांबा दूसरे नंबर पर है सुचालक में, ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि पुअर कंडक्टर कौन सा है, पुअर कंडक्टर मेटल जो है, पुअर कंडक्टर ऑफ मेटल कौन सा है भाई, तो पुअर कंडक्टर याद रख लीजिएगा मरकरी और लेड है। क्या है, तो मरकरी है और लेड है। एक्चुअली जो मेटल होते हैं वो पुअर कंडक्टर नहीं होते हैं, बट एक्सेप्शन में कुछ केस आता है जैसे मरकरी और लेड, ये पुअर कंडक्टर है, ध्यान में रख लेना है आपको, ठीक है। एक पूछा जाता है कि आपसे नन मेटल में गुड कंडक्टर कौन सा है, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर नन मेटल। देखो नन मेटल जो होता है भाई वो गुड कंडक्टर नहीं, वो बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बट कुछ ऐसे गुड कंडक्टर हैं नन मेटल में, तो वो आपको याद रख लेना है कि कौन सा ऐसा नन मेटल है जो एक विद्युत का अच्छा सुचालक है। तो याद रख लेना है ग्रेफाइट है, वो ग्रेफाइट है एक नन मेटल जो एक अच्छा सुचालक है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि चमकदार नन मेटल कौन सा है, तो चमकदार जो है नन मेटल, नन मेटल चमकदार नहीं होता है, बट एक नन मेटल ऐसा है जो कि चमकदार होता है। तो एक ही मात्र ऐसा नन मेटल है जो कि चमकदार है और वो है आयोडीन। तो आप तो जानते ही हो जैसे कि नन मेटल भाई चमकदार नहीं होता है, बट एक ऐसा नन मेटल जो चमकदार होता है वो है आयोडीन, ठीक है। उसके बाद एक होता है कठोर नन मेटल, एकमात्र कठोर नन मेटल, नन मेटल कठोर भी नहीं होते हैं, बट ऐसा कौन सा नन मेटल है जो कठोर है, तो याद रख लीजिएगा डायमंड, जो हीरा होता है भाई वो नन मेटल जो है कठोर नन मेटल है। और हीरा से ही क्या काटा जाता है, तो शीशा को काटा जाता है, शीशा, शीशा काटा जाता है, शीशा काटा जाता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि कपूर को खुले जगह में रखते हैं इसको उड़ने को कहते हैं। तो देखो कपूर को खुला जगह में रखते हैं तो इसके जो उड़ने को कहते हैं, ये उड़ जो जाता है कपूर, तो देखो ये कपूर को जब खुला रखोगे खुले जगह पर तो वो धीरे धीरे कपूर खुद खत्म हो जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं, ये कौन सा प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। मतलब कि आपका ये कह रहा है कि बर्फ कोई भी चीज है वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, सॉलिड से किस में, तो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या प्रोसेस है, इसका नाम उत्सादन, तो बिल्कुल यही करेक्ट है भाई, उत्सादन जिसे सब्लिमेशन कहा जाता है, यही बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है। और उत्सादन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो कपूर आप लोग जैसे याद रख लेते हो कपूर, उसके बाद एक नेफ्थलीन की गोली भी आती है, नेफ्थलीन, थीलीन, नेफ्थलीन की, नेफ्थलीन का बॉल भी आता है जो कि आपका जुड़ा हुआ है इसी उस साधन से, ठीक है। वाष्पीकरण मतलब कि वेपोराइजेशन है भाई, जो कि लिक्विड से डायरेक्ट गैस में बदलता है, और वेपोराइजेशन जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस में होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीजिंग होता है। फ्रीजिंग का मतलब होता है लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट होना, लिक्विड को
सॉलिड में कन्वर्ट होना ये फ्रीजिंग कहलाता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है बर्फ का जमना स्टार्ट होता है। तो जमावट जिसे कहते हो फ्रीजिंग कहते हो। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ का जमना स्टार्ट होता है, ध्यान में रखना है आप लोगों को। द्वितीयक प्रदूषक में कौन सा शामिल नहीं है? तो जी भाई द्वितीयक प्रदूषक में कौन सा शामिल नहीं है? द्वितीयक प्रदूषक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ठीक है। तो द्वितीयक प्रदूषक में देखो शामिल ये है, ओजोन तो द्वितीयक प्रदूषक में शामिल है, लेकिन यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है भाई ये शामिल नहीं है द्वितीयक प्रदूषक में, ठीक है। और ये जो आपका यहाँ पर रेडसीड रेन, तो ये द्वितीयक प्रदूषक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, ध्यान में रख लीजिएगा। तो द्वितीयक प्रदूषक में अब कौन कौन से शामिल है, इसी से क्वेश्चन आता है, तो याद रख लेना है ओजोन हो गया, एसिड रेन हो गया, एक याद रख लेना है स्मोक, एक याद रख लेना है पैन हो, याद रख लेना है पीबीएन याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद NO2 मतलब कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड याद रख लेना है, और सल्फर ट्राई ऑक्साइड याद रख लेना है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड याद रख लेना है। तो ये सभी जो है ये द्वितीय प्रदूषक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आना है आपके एग्जाम में। ओजोन, एसिड रेन, स्मोक, पैन, पीबीएन, NO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओजोन, एसिड रेन, स्मोक, पैन, पीबीएन, NO2 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, दिस इज योर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ओके। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन एम्फोतेरिक अणु में शामिल है? तो भाई एम्फोतेरिक अणु में शामिल कौन सा है बता दो आप लोग इसमें से। तो जल, तो बिल्कुल जल ही यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जल ही भाई यहाँ पर एम्फोतेरिक जो आपका अणु है उसमें शामिल है। और जल जो है ये सार्वजनिक विलायक है, सार्वजनिक विलायक है। क्या है? तो सार्वजनिक विलायक है जल, ठीक है। अगर जल का आपसे फॉर्मूला पूछ ले तो भाई याद रख लेना है H2O है, और ये कैसा है? तो सार्वजनिक विलायक है, ठीक है। सेब, सेब से क्या याद रख लेना है? सेब में एक एसिड पाया जाता है जिसे कहा जाता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड जो है वो सेब में पाया जाता है। विनेगर में भाई, विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है विनेगर में। तो ये सभी याद रख लेने हैं आपको। भारत में प्रवाल भित्ति, तो भाई प्रवाल भित्ति जो कोरल रीफ है भाई, कोरल रीफ, मूंगा भित्ति जिसे कहते हो, प्रवाल भित्ति, मूंगा भित्ति, कोरल रीफ, कुछ भी कह दे, तो ये कहाँ पर पाया जाता है भारत में? तो भारत में ध्यान में रख लीजिएगा, अंडमान निकोबार में, शुंडालैंड में, पूर्वी घाट में, या फिर एक से अधिक में। तो ध्यान रख लीजिएगा कि अंडमान निकोबार में जो है प्रवाल भित्ति पाया जाता है। प्रवाल भित्ति कहाँ पर पाया जाता है? तो अंडमान निकोबार में पाया जाता है। और भी मैं अभी एरिया आपको बता दूंगा। एक बात ये भी जरूर याद रख लेना है कि जो प्रवाल भित्ति है भाई वो कहाँ पर मिलते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच मिलते हैं, ठीक है। तो 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच मिलते हैं, ठीक है। तो बीच मिलते हैं। तो याद रख लेना है कि प्रवाल भित्ति कहाँ मिलते हैं? तो प्रवाल भित्ति उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच मिलते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रवाल भित्ति का एरिया जो है याद रख लेना है कि अंडमान निकोबार में तो मिलता ही है, उसके बाद पाक की खाड़ी में मिलता है, पाक खाड़ी में, पाक खाड़ी में भी मिलता है, मन्नार की खाड़ी में भी मिलता है, मन्नार की खाड़ी में भी जो है प्रवाल भित्ति मिलता है। तो पाक खाड़ी, मन्नार खाड़ी, उसके बाद कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, और एक याद रख लीजिएगा लक्षद्वीप में भी जो है ये आपका प्रवाल भित्ति देखने को मिल जाता है। तो पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में प्रवाल भित्ति, मूंगा भित्ति या कोरल रीफ देखने को मिलता है। आपको ध्यान में रख लेना है मेरे भाइयों। तो क्लियर है इतना दूर? अगर क्लियर है तो बोलिए अच्छे से कि हाँ क्लियर है भाई। और फिर मैं चलता हूँ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रदूषण जनित विकार, प्रदूषण जनित विकार, तो भाई प्रदूषण जनित विकार कौन सा है? तो प्रदूषण जनित विकार कुष्ठ रोग, तो भाई कुष्ठ रोग प्रदूषण से नहीं होता है, ध्यान में रख लेना। ये जो है एक बैक्टीरिया से होता है जिसे कहते हो माइकोबैक्टीरियम लेप्रियाई। किसे कहते हो? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रियाई, माइकोबैक्टीरियम लेप्रियाई, ठीक है, लेप्रियाई। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रियाई जो है भाई, इससे कुष्ठ रोग, लेप्रोसी डिजीज देखने को मिलता है, एंड ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। मलेरिया जो होता है भाई, तो मलेरिया तो एक मॉस्किटो से काटने से होता है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो से। और ये कैसा है? तो प्रोटोजोवन डिजीज है। कैसा है? तो प्रोटोजोवन डिजीज है भाई, प्रोटोजोवन डिजीज है। और ये जो है एक मच्छर के काटने से होता है जिसे एनोफ्लीज मॉस्किटो कहा जाता है, एनोफ्लीज मॉस्किटो कहा जाता है। ये ध्यान में रखना है आपको। प्रदूषण जनित विकार कौन सा है? तो याद रखिए न्यूमोकोनियोसिस जो है यहाँ पर प्रदूषण जनित विकार है, प्रदूषण जनित विकार है।
हेपेटाइटिस ए किससे फैलता है? तो हेपेटाइटिस ए किससे फैलता है? तो हेपेटाइटिस ए, तो पहली बात यही याद रख लेना, जो हेपेटाइटिस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? तो ए, बी और सी। हेपेटाइटिस कितने टाइप के? तो हेपेटाइटिस 3 टाइप के, ए, बी और सी। तीनों के तीनों फैलते किससे हैं भाई? तो तीनों के तीनों जो फैलते हैं ये वायरस से फैलते हैं। किससे फैलते हैं? तो वायरस से फैलते हैं, वायरस से फैलते हैं, वायरस से होते हैं तीनों के तीनों, ए, बी और सी। अगर पूछा जाए कि ए किससे होता है, तो ए जो होता है ये वाटर, जल से होता है। जल के वजह से जो है हेपेटाइटिस ए देखने को मिलता है। और बी और सी जो है भाई, ये आपके ब्लड के वजह से होता है, ब्लड की वजह से होता है हेपेटाइटिस बी और सी। ए किससे होता है? तो वाटर की वजह से होता है। ये आखिर अफेक्ट किसको करता है? तो भाई लीवर को अफेक्ट करता है, आपके यकृत को क्या करता है? तो अफेक्ट करता है आपका हेपेटाइटिस। आपका ए, बी या सी किसे अफेक्ट करता है? तो लीवर को अफेक्ट करता है। और ये भाई जो है ना, एक ऐसा डिजीज है कि एक से दूसरे में फैल सकता है, ठीक है। मतलब एक से दूसरे में फैलने वाला डिजीज है। आपके ब्लड का जब ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, अगर एक से दूसरे में चला जाएगा, एक हेपेटाइटिस इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड जो है एक अच्छे वेल पर्सन में चला जाएगा भाई, तो हेपेटाइटिस उसे भी होने का चांस रहेगा। तो ब्लड से भी फैलता है। अगर आप इसमें ब्लड के कांटेक्ट में आते हो तो हेपेटाइटिस बढ़ने आपको होने का चांस बन जाता है। एचआईवी की तरह है हेपेटाइटिस भी, तो इसीलिए इसमें भी थोड़ा प्रोटेक्शन आपको ज़रूरत है। नहीं तो आपका ब्लड अगर किसी हेपेटाइटिस, जो आपका हेपेटाइटिस से संक्रमित होगा, अगर वो अपना ब्लड किसी भी तरह से दूसरे के ब्लड में मिल जाता है, तो हेपेटाइटिस होने का चांस बन जाता है एक अच्छे व्यक्ति को भी। तो ध्यान में रख लीजिएगा इस बात को भी। विश्व में जैव विविधता कितने हैं? तो जैव विविधता पूछ ले आपसे कितने हैं, तो जैव विविधता याद रख लेना है कि विश्व में पूछा गया है तो 36 है। कितना? तो 36 है यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगर भारत में पूछ ले तो भारत में 4 है। भारत में 4 कौन कौन सा? एक है आपका पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट भारत में। उसके बाद पूर्वी हिमालय भारत में, पूर्वी हिमालय भारत में। उसके बाद सुंडालैंड भारत में, सुंडा लैंड ये भी भारत में। और उसके बाद एक है इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र ये भी भारत में। तो ये 4 के 4 जो है भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट है, ध्यान रख लेना है आपको। पीलिया रोग होता है, तो भाई जो पीलिया जो ज्वाइंटिस रोग है भाई, तो पीलिया जो है रोग ज्वाइंटिस रोग है, जिसमें आपका शरीर जो है पीला पड़ जाता है। जिसमें कहा जाता है कि अगर आपको पीलिया हो गया है तो आपको सर्दी होना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि अगर सर्दी होगा तो आपका जो है पीलिया जो ज्वाइंटिस हुआ है आपके अंदर, वो उसका जो है वो खत्म होने लगता है, ठीक है। तो पीलिया रोग किससे होता है? तो याद रख लेना, पीलिया रोग जो है आपके हवा से होता है। तो हवा से होता तब तो भाई ये सबको हो जाता। ये जो खून से होता है तो नहीं, ये जो होता है ये जल से होता है आपका पीलिया रोग। पीलिया रोग किससे? तो ज्वाइंटिस जल से होता है। नेक्स्ट, वायुमंडल के किस परत में हवाई जहाज उड़ाई जाती है? तो किस परत में हवाई जहाज उड़ाई जाती है? तो हवाई जहाज ध्यान में रख लेना, क्षोभ मंडल में तो नहीं उड़ाया जाता है। क्षोभ मंडल में भाई तो क्षोभ मंडल में तो भाई हवाई जहाज नहीं उड़ाया जाता है। क्षोभ मंडल में हवाई जहाज नहीं उड़ता है। कहाँ पर उड़ाया जाता है? तो समताप मंडल में जो है हवाई जहाज उड़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट देखने को मिल रहा है। मैं आपसे यहाँ पर अभी एटमॉस्फेयर के पूरे लेयर के बारे में बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहला लेयर अगर आपसे पूछ ले कि एटमॉस्फेयर का सबसे पहला लेयर कौन सा है और सबसे निचला लेयर, तो याद रख लेना है क्षोभ मंडल, जिसे कि ट्रोपोस्फियर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ट्रोपोस्फियर भी कहा जाता है, ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर जो है सबसे निचला लेयर है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि ट्रोपोस्फियर से ऊपर कौन सा लेयर है, तो याद रख लीजिएगा स्ट्रेटोस्फियर है। क्या है? देखो स्ट्रेटोस्फियर है। क्या है? स्ट्रेटोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पर मैं अभी बना देता हूँ अच्छे से। देखिए, सबसे अगर निचला लेयर पूछ ले तो सबसे निचला लेयर है आपका क्या? तो ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर सबसे निचला लेयर है। उससे ऊपर वाला लेयर जो है स्ट्रेटोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर है। उससे ऊपर वाला लेयर क्या है? तो उससे ऊपर वाला लेयर जो है मेसोस्फियर है, मध्यमंडल है, मेसोस्फियर है जिसे मध्यमंडल कहते हो। उससे ऊपर वाला लेयर जो है थर्मोस्फियर है, उष्ण वायुमंडल है, थर्मोस्फियर है, उष्ण वायुमंडल। और सबसे ऊपर वाला लेयर जो है एग्जोस्फियर है, एग्जोस्फियर
ट्रोपोस्फियर है जिसे ब्रह्मंडल कहा जाता है। तो ट्रोपोस्फियर से याद रख लेना है कि ये जो है सबसे निचला है, क्या है, तो सबसे निचला परत अगर पूछ ले तो ट्रोपोस्फियर है। इसका ऊंचाई पूछ ले तो 0 से 13 किलोमीटर, ऊंचाई कितना है तो 0 से 13 किलोमीटर। और जितना भी मौसम संबंधी घटना होता है, मौसमी घटना, तो मौसम संबंधी घटना जो है ये ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल में घटता है। तो मौसम संबंधी घटना जैसे कि बादल बनना, बादल बनना, वही फिर वो ये जितने भी मौसम संबंधी घटना है, पानी पड़ना, ये सभी कहाँ पर होते हैं तो क्षोभ मंडल में होते हैं, ठीक है। तो मौसमी घटना सभी ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल में। ऑक्सीजन जो है इसमें प्रेजेंट रहता है, मौजूद रहता है किसमें तो क्षोभ मंडल में। ऊंचाई के साथ जो है इसका टेम्परेचर क्या होगा तो घट जाएगा, ऊंचाई के साथ क्षोभ मंडल का टेम्परेचर घट जाता है, ध्यान में रख लेना है। समताप मंडल में क्या होता है तो समताप मंडल में जो है हवाई जहाज कहाँ पर उड़ता है तो समताप मंडल में उड़ता है हवाई जहाज। उसके बाद याद रख लेना इसमें जो होता है हाई विजिबिलिटी होता है, उच्च दृश्यता होता है, हाई विजिबिलिटी होता है। इसका हाइट पूछ ले तो 13 से 50 किलोमीटर है। और इसमें जो है ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है। ओजोन लेयर प्रेजेंट किस में होता है तो स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल में। एंड इसमें जो है एक मेघ बनता है एक स्पेशल टाइप का जिसे मुक्ताब मेघ कहा जाता है, मुक्ताब मेघ कहा जाता है, मुक्ताब मेघ कहा जाता है, जो कि आपके स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट याद रख लेना है आपको क्या तो मेजोस्फेयर जो कि मध्य मंडल है, और इसका जो हाइट है ये 50 से 80 किलोमीटर है, 50 से 80 किलोमीटर तक इसका हाइट है, 50 से 80 किलोमीटर तक। और ये क्या है भाई तो ये सबसे ठंडी परत है। अगर आपसे पूछ ले कि मेजोस्फेयर जो है सबसे ठंडी परत कौन सा है तो मेजोस्फेयर, और -100 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर चला जाता है। पूछा जाएगा एक प्रश्न कि उल्का पिंड जो होते हैं मेट्रॉइड्स किस में जलते हैं तो मेट्रॉइड्स जो है वो मेजोस्फेयर में जल जाते हैं, फ्रिक्शन के वजह से जलते हैं, ठीक है। तो उल्का पिंड किस में जलते हैं तो उल्का पिंड मेजोस्फेयर में जलते हैं, फ्रिक्शन की वजह से जल जाते हैं। थर्मोस्फेयर जो उष्ण मंडल है भाई ये सबसे गर्म परत है, सबसे गर्म है, और ये इसका टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। और ये ऊंचाई के साथ इसका टेम्परेचर बढ़ता है। और इसी में भाई जो है आयन मंडल भी पाया जाता है, आयनोस्फियर, आयन मंडल, जिसकी वजह से आपका रेडियो प्रसारण टीवी वगैरह चलता है, तो आयन मंडल भी इसी में पाया जाता है। ब्रह्मंडल क्या है भाई, एक्सोस्फीयर तो सबसे ऊंची परत है, सबसे ऊंची परत है। इसमें जो है हवा जो है ना के बराबर है भाई, बहुत कम होता है। गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसमें बहुत कम है। और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम मिलता है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस किसमें तो एक्सोस्फीयर में मिलता है, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड वायुमंडल से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, और जितना मैंने करा दिया है उतना में से ही आ जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो भाई अगर आप लोग एटमॉस्फेयर से प्रश्न आएगा तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये वाला। और देखो बेहद ही अच्छे ढंग से मैंने वायुमंडल यहाँ पर आपको एटमॉस्फेयर के बारे में कंप्लीट करा रखा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो भाई चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है। तो ऑक्सीजन देखो, अगर एयर में ऑक्सीजन पूछ ले तो ऑक्सीजन जो है 78% नहीं है भाई, 78% तो नाइट्रोजन है, 0.01% तो अदर गैस है, अदर गैस है। अगर ऑक्सीजन की बात करी गई है तो 21% जो है आपका ऑक्सीजन देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। अगर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की बात करी जाए तो CO2 0.03% देखने को मिलता है। आर्गन पूछ ले तो आर्गन 0.93% देखने को मिलता है, 0.93% देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा सुनहरा रेशा। तो सुनहरा रेशा किसे कहते हैं तो भाई सुनहरा रेशा कपास को, तो कपास को कहते हैं तो कपास को नहीं कहते हैं, कपास को भाई इसे कहते हैं रजत रेशा। क्या कहते हैं रजत रेशा, सिल्वर फाइबर कहा जाता है रजत रेशा, रजत रेशा सिल्वर फाइबर। और कपास सबसे ज्यादा कहाँ पर तो गुजरात में सबसे ज्यादा कपास मिलता है। गुजरात क्या है कपास के लिए टॉप है आपका गुजरात, ठीक है, ध्यान में रख लीजिए गुजरात में सबसे ज्यादा कपास होता है। सुनहरा रेशा पूछा है तो सुनहरा रेशा भाई जूट को कहा जाता है, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। और जूट के लिए अगर पूछ ले कि टॉप कौन सा है तो टॉप है आपका बंगाल, जो वेस्ट बंगाल है भाई ये टॉप है आपके जूट के लिए। किसके लिए तो टॉप है आपका बंगाल, टॉप है जूट के लिए, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। और अगर पूछा जाए कि जूट जो है सबसे ज्यादा कहाँ आता है तो इंडिया जो है आपके फर्स्ट रैंक पर आता है, इंडिया जो है फर्स्ट है आपके जूट के उत्पादन में। अगर पूछा जाए कि जूट जो है सबसे ज्यादा कहाँ पर है इंडिया में तो बंगाल टॉप पर है। और अगर सेकेंड नंबर की बात करी जाए तो सेकेंड में आपका बिहार आता है, सेकेंड में बिहार है आपके जूट उत्पादन में सबसे ज्यादा, सेकेंड में बिहार है जूट उत्पादन में सबसे ज्यादा। और बिहार में भी अगर पूछ ले कि बिहार में भी अगर फर्स्ट किस जिला को दिया जाए कि बिहार में भी सबसे फर्स्ट किस जिला में जूट होता है
तो बिहार में फर्स्ट जो है भाई पूर्णिया, जहाँ पर जूट सबसे ज़्यादा होता है। तो बिहार में भी अगर जूट सबसे ज़्यादा पूछ ले किस जिला में, तो पूर्णिया जिला में। और पूर्णिया जिला वही जिला है जो सबसे कम शिक्षित है, जहाँ पे लिटरेसी रेट सबसे कम है, ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। चाय जो है अगर पूछा जाए तो चाय तो भाई सबसे ज़्यादा असम में। और अगर बिहार में पूछ ले कि बिहार में चाय सबसे ज़्यादा कहाँ, तो बिहार में याद रख लीजिए किशनगंज में, किशनगंज में। तो किशनगंज में चाय सबसे ज़्यादा। और टॉप पे पूछा जाए तो असम ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट, एक सींग वाला गेंडा। तो एक सींग वाला गेंडा किस नेशनल पार्क में रखा जाता है, तो ध्यान रख लीजिए गिर। तो गिर तो भाई आपका गुजरात में है, गिर गुजरात में, जो कि आपके एशियाई शेरों के लिए फेमस है। किसके लिए, तो गिर गुजरात में, जो कि आपके एशियाई शेरों के लिए फेमस हो रखा है आपका गिर। गिर गुजरात में एशियाई शेरों के लिए, ठीक है। जिम कॉर्बेट जो है आपके उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है भाई, तो उत्तराखंड में। और ये पहला नेशनल पार्क था, फर्स्ट नेशनल पार्क, पहला नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि आपके उत्तराखंड में है, ठीक है। राजा जी नेशनल पार्क भी आपका एक उत्तराखंड में है। और एक सिंग वाला गेंडा जो है आपके काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलता है, जो असम में आपका है। काजीरंगा कहाँ पर है, तो असम में आपका है, याद रख लेना है आपको। नेक्स्ट, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो इतिहास के पहिए नामक पुस्तक इंपॉर्टेंट है, बुक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने बहुत बार इससे सेशन को करा भी रखा है, और बहुत जगह मैंने बता रखा है कि बुक से कितना इंपॉर्टेंट है, मैगजीन से कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए और क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। और टीआरई 4 में भी पूछ ही लेगा। इसमें कोई बीपीएससी 71 टीआरई स्पेशल एजुकेटर और लाइब्रेरियन की वैकेंसी आएगी, कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आएगी, सभी में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल ही जाएगा। इसमें कोई भाई शक नहीं है, डाउट नहीं है कि प्रश्न नहीं देगा। मैगजीन से, बुक से रिलेटेड प्रश्न जो है बनेंगे ही बनेंगे, 100% बनेंगे। इसलिए इसको आप लोग स्किप नहीं कर सकते। स्किप करोगे तो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स आपके डिडक्ट होने वाले हैं, ये अभी लिख के रख लियो, क्योंकि 1 से 2 मार्क्स का प्रश्न जरूर पूछ लेगा इन सभी एग्जाम में। तो भाई इतिहास के पहिए नामक पुस्तक जो है बाल गंगाधर तिलक ने, नहीं, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी, मराठा और केसरी नामक पुस्तक लिख रखा है। इतिहास के पहिए जो है राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया था। जयप्रकाश नारायण, तो जयप्रकाश नारायण को भाई जेपी भी कहा जाता है, जेपी, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को जेपी भी कहा जाता है। और इन्हें जो है जननायक तो कर्पूरी था, लोकनायक, लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। इस बात को भी जरूर ध्यान में रख लेना है आप लोगों को। नेक्स्ट है हमारा बिहार विद्यापीठ की स्थापना। तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना किस दौरान हुई है, ये पूछा है आपसे कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना किस दौरान। तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना पहले यही याद रख लेना कि फरवरी 1921 में करी गई है। बिहार विद्यापीठ की स्थापना फरवरी 1921 में बिहार विद्यापीठ की स्थापना करी गई है। और ये चंपारण आंदोलन तो फरवरी 1921 में भाई कहाँ से हो जाएगा, चंपारण आंदोलन तो 1917 में देखने को मिला था, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आपके राजकुमार शुक्ल थे, जो कि आपके मुरली भरौआ गांव से थे। राजकुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ, तो मुरली भरौआ गांव में हुआ था, और वहां पर ही उनका जन्म हुआ था। और मुरली भरौआ से राजकुमार शुक्ल बिलोंग करते थे। और चंपारण आंदोलन 1917 में जो है मुख्य अगर लीडर पूछ ले आपसे, तो आपके राजकुमार शुक्ल थे, जिन्होंने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी को इनवाइट किया था चंपारण आने के लिए। और उनके कहने पर महात्मा गांधी चंपारण आए भी थे, और नील आंदोलन उन्होंने चलाया था। तो 1917 इस बात से खत्म हो गया, तो ये आंसर होना नहीं है। बिहार विद्यापीठ की स्थापना फरवरी 1921 में हुई है, तो इसका मतलब असहयोग आंदोलन के दौरान। तो असहयोग आंदोलन देखने को कब मिला है, तो 1 अगस्त 1920। तो देखो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था, और ये बंद कब हुआ था, बंद हो गया था 12 फरवरी 1922 को। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका बिहार विद्यापीठ था वो फरवरी 1921 मतलब कि असहयोग आंदोलन के दौरान बना है। इसका मतलब यही हो गया कि जो बिहार विद्यापीठ है वो असहयोग आंदोलन के दौरान बना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन के दौरान बना है आपका बिहार विद्यापीठ। एक था बीएन कॉलेज, तो भाई ये बीएन कॉलेज भी 1921 के दौरान ही बना है, बीएन कॉलेज। और इसका उद्घाटन किसने करा है, तो गांधी जी ने इसका उद्घाटन भी करा था, उद्घाटन करा था, ठीक है। गांधी इरविन समझौता जो है ये 5 मार्च 1931 को देखने को मिला था, गांधी और इरविन के बीच में, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के बीच में। और इसके तहत ही जो है गांधी जी जो है सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में क्या किए थे, तो भाग लिए थे गांधी जी, ठीक है। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिए इसी के बाद गांधी जी जाकर।
बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस रूप में मनाया गया? तो किस दिवस के रूप में मनाया गया है 16 अक्टूबर 1905 को? तो शोक दिवस, बिल्कुल यही करेक्ट रहने वाला है कि 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन ये शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। और यहाँ से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जरूर दे देगा, ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे कि और किस दिवस के रूप में जाना जाता है इस दिन को, तो भाई मैत्री दिवस के रूप में भी जाना जाता है, मैत्री दिवस। इसे जन एकता दिवस के रूप में भी कहा जाता था, जन एकता दिवस। इसे रक्षाबंधन दिवस के रूप में भी जाना जाता था, रक्षाबंधन दिवस के रूप में भी जाना जाता था। इसके लिए जो आपका जो बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था वो 20 जुलाई 1905 को हुआ था। घोषणा कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1905, बंगाल विभाजन का घोषणा 20 जुलाई 1905, लेकिन जो ये लागू हुआ था ये 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया था। बंगाल विभाजन लागू 16 अक्टूबर 1905 और इसका घोषणा जो हुआ था वो 20 जुलाई 1905 को हुआ था। बंगाल विभाजन कराया किसने था? तो भाई कराया जो था किस वायसराय कौन थे? तो कर्जन, कर्जन के टाइम पर जो बंगाल विभाजन हुआ था। अगर पूछ ले इस समय जो है गृह सचिव कौन थे बंगाल के? गृह सचिव, तो बंगाल के गृह सचिव थे रिजले। कौन थे? तो रिजले थे बंगाल के गृह सचिव बंगाल विभाजन के समय। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछ ले कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे बंगाल विभाजन के समय, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर लीथ फ्रेजर थे। कौन थे? तो लीथ फ्रेजर थे लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल विभाजन के समय, लीथ फ्रेजर। इसको भी जरूर ध्यान में रख लेना है। तो फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है और आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन सेशन आपके लिए होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैंने डिटेल डिस्कशन आपके लिए करा रखा है प्रीवियस क्लास की तरह। तो जुड़ना ना भूले, पूरा का पूरा सेशन देखेंगे और यहाँ से आपको प्रश्न देखने को आपके एग्जाम में ज़रूर मिल जाएंगे, ये मेरा कन्फर्म भरोसा है। और आप लोग भी जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो ये कह कर ही भाई निकलोगे कि जो कराया था वही एग्ज़ाम में आया है, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद तो भाई आपको पता ही चल जाना है क्या मैं पढ़ा रहा हूँ और क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो इससे बेहतर सेशन अगर मिल जाए तो फिर बता देना। और जितना मैं करा रहा हूँ ना इससे ही प्रश्न देखने को मिलेगा, इससे बाहर अगर चला जाए तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भरोसा है मुझे खुद पर, तब मैं कह रहा हूँ इस बात को। अगर भरोसा नहीं होता ना तो कभी नहीं कहता कि अनसब्सक्राइब कर देना। अगर मेरे चैनल से नहीं लड़े और जो मैं करा रहा हूँ ये सबसे प्रश्न अगर नहीं लड़े तो मेरे चैनल को भाई बेझिझक अनसब्सक्राइब कर देना, ये मैं आपसे कहता हूँ, ठीक है। अनसब्सक्राइब कर ही देना अगर मेरा कंटेंट नहीं लड़े, मेरा पढ़ाया हुआ जो मैं इतना डिटेल दे रहा हूँ ना भाई, ये सभी आपके प्रीवियस ईयर प्रश्नों में जो इतना डिटेल करा रहा हूँ, नहीं लगेगा मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना आप लोग, ठीक है। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ कल किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।